आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट में घोषणा की गई है कि नए टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी अब 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ सैलरीड क्लास की 12.75 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। वहीं सरकार के इस कदम पर बैंक बाजार.com के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा कि इस बार के बजट में पेश किए गए आयकर से जुड़े सुधार पिछले एक दशक में किए गए सबसे बड़े सुधारों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि इसमें राजकोषीय घाटे से समझौता किए बगैर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा पहुंचाने के लिए इसे सरल और तर्कसंगत बनाया गया है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेश किए गए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें आयकर स्लैब में बदलाव सहित जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से छूट, एमएसएमई की लोन गारंटी की सीमा आदि को लेकर कई बड़ी घोषणाएं शामिल हैं। आपको बताते हैं सरकार की कुछ प्रमुख घोषणाओं के बारे में। पहली, वित्त मंत्री ने कहा है कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इसके अलावा वेतन भोगियों को 75,000 रुपए तक अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी 12.75 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। दूसरी, एमएसएमई की लोन गारंटी सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ होगी। तीसरी, 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई। सिर्फ 6 जीवन रक्षक दवाओं पर रियायती टैक्स लगाया जाएगा। चौथी, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई। पांचवी, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। छठी, 500 करोड़ रुपए से 3 एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। सातवीं घोषणा के तहत मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। आठवीं, देश में पीएम धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी, 100 जिलों को फायदा होगा। इसके अलावा 9वीं घोषणा में डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन और 10वीं घोषणा कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना। बात करें 11वीं घोषणा की, तो 11वीं घोषणा में प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया गया है। इसके अलावा 12वीं, समुद्र उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई। 13वीं, सरकार ने अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक पेश करने का प्रस्ताव रखा है। 14वीं घोषणा में 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे और 2025 में 40,000 नए मकान सौंपे जाएंगे। 15वीं, हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। 16वीं घोषणा के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 17वीं घोषणा में देश में 23 आईआईटी में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी और मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। 18वीं, सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। 19वीं, अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। और 20वीं घोषणा के तहत बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। आईआईटी का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 के बजट प्रस्तावों को निवेश को बढ़ाने वाला बताया है। उन्होंने इसे 4 मल्टीप्लायर बताया। पीएम मोदी ने कहा कि ये बजट निवेश, बचत, उपभोग और ग्रोथ को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट पूरी तरह इस बात पर केंद्रित है कि सरकार का खजाना नहीं बल्कि लोगों की जेब भरी जाए। बजट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि लोगों की बचत कैसे बढ़े और देश का विकास कैसे हो। बजट में आर्थिक सुधारों की काफी मजबूत नींव रखी गई है। न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का फैसला ऐतिहासिक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि भारत की बुनियाद और मजबूत करेगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान शुरू में ही बिहार करना शुरू कर दिया। बता दें कि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि बिहार पर खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने बिहार के लिए 5 बड़े ऐलान किए। इनमें मखाना बोर्ड बनाने से लेकर पटना एयरपोर्ट को और ज्यादा डेवलप करने तक कई ऐसे ऐलान किए गए हैं जिससे सीधा फायदा बिहार को होने वाला है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने बिहार के लिए 5 कौन से ऐलान किए हैं। ऐलान नंबर 1, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का निर्माण होगा। ऐलान नंबर 2, किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनेगा जो मखाना की मार्केटिंग को बढ़ावा देगा और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगा। ऐलान नंबर 3 में पटना आईआईटी के लिए इंफ्रा पुश दिया जाएगा और क्षमता को बढ़ाया जाएगा। नंबर 4, पटना एयरपोर्ट को एक्सपेंड किया जाएगा।
और ऐलान नंबर 5 इसके तहत मिथिलांचल के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष बजट 2025 की वाहवाही करते नहीं थक रहा, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने बजट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि आप यानी भाजपा वही बात फिर से उठाती है जो आप 10 बार कह चुके हैं, कुछ नया कभी नहीं होता। आपने 12 लाख तक की आय वालों को टैक्स में छूट दी और यहाँ आपने 25 लाख आय वालों पर 30 से 40% टैक्स बढ़ा दिया। आप पहले से ही जनता से पैसा ले रहे हैं। आशा आजीविका पर कोई चर्चा नहीं की, शिक्षा पर कोई चर्चा नहीं हुई, बिहार का सिर्फ जिक्र होता है, बिहार पर कोई चर्चा नहीं होती। विशेष पैकेज मिला। उन्होंने पूछा कि क्या कारखाने लगाने या पलायन पर कोई बात हुई। केंद्रीय बजट 2025 पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बिहार मेरी ताकत है और बिहार के लिए प्रावधान देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन चुनाव का समय भी है, तो कहीं वहीं सोचकर ये चुनावी बजट तो तैयार नहीं किया गया। टीएमसी सांसद ने कहा कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तो अच्छा है, लेकिन क्या ये काफी है? बिहार को ध्यान में रखकर बनाया गया ये बजट लॉलीपॉप जैसा लगता है। अब सैलरीड क्लास की बात करें तो छूट 12 लाख की जगह 15 लाख होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी 12 लाख तक हुआ। हम इसकी सराहना करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजों का अध्ययन करने की जरूरत है। केंद्रीय बजट 2025 पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी केंद्र को घेरते हुए कहा कि बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल बिहार में चुनाव है, इसलिए उसे ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए बजट पेश किया गया है। बिहार को सब कुछ दिया गया। जुलाई 2024 में जब बजट पेश किया गया था, तब आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए सब कुछ किया गया। पिछले 10 सालों से भाजपा सत्ता में है, बंगाल को कुछ नहीं मिला। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय बजट पर कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि हमारे किसानों को एमएसपी नहीं दिया गया जो वो चाहते थे। वे परमाणु ऊर्जा की बात करते थे, लेकिन हमारे हरियाणा में परमाणु संयंत्र हैं, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो रहा। कई मुद्दे हैं, गरीबों के लिए आवास, मनरेगा पर कोई बात नहीं हुई। अभी बिहार और दिल्ली में चुनाव है, तो उसी के लिए यह बजट है। किसी और को कुछ नहीं दिया गया, हरियाणा को कुछ नहीं दिया गया। संसद से बाहर आने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि आज हम चाहते थे कि सरकार कुंभ में हुई मौतों पर चर्चा के लिए कोई फैसला ले। विपक्ष कांग्रेस चाहती है कि महाकुंभ में जो इतने लोगों की मृत्यु हुई, घायल हुए, उस पर सदन में चर्चा के लिए कोई तारीख तय की जाए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन के दलों ने इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट किया। गौरव गोगोई ने आगे केंद्रीय बजट पर कहा कि जहां तक बजट की बात है, यह वही पुराना बजट है जो हम पिछले 10 सालों से सुनते आ रहे हैं। इसमें ना तो गरीब, ना किसान और ना ही मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। आज का बजट पिछले 10 सालों का सबसे कमजोर बजट रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बारे में 12 लाख रुपए तक की आय पर कर छूट होगी, इस पर कोई जानकारी नहीं दी। यह सरकार का पुराना तरीका है कि वे कुछ दिखाते हैं और जब हम विस्तार से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ नहीं मिला। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आम बजट के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी कुंभ मेले में कितनी जानें गई हैं, वो आंकड़े जानना जरूरी है। अखिलेश ने कहा कि सरकार खोए लोगों का आंकड़ा दे, क्योंकि खोया पाया केंद्र में लोग भटक रहे हैं। लोग अपने परिजनों की तस्वीरों को लेकर भटक रहे हैं, लेकिन उनको ढूंढने का काम नहीं किया जा रहा। सपा प्रमुख ने आगे ये भी दावा किया कि सरकार ने कुंभ मेले की भगदड़ में मारे गए लोगों के झूठे आंकड़े जारी किए। सरकार ने 17 घंटे बाद आंकड़े दिए थे। उन्होंने कहा कि भगदड़ की घटना को 100 घंटे से अधिक हो गए हैं, लेकिन लोगों को सरकार स्नान नहीं करा पाई है। झारखंड की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने शनिवार को दावा किया कि केंद्रीय बजट 2025-26 में झारखंड के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि केंद्र ने राज्य और उसके लोगों की पूरी तरह उपेक्षा की है। पार्टी प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बजट में झारखंड के लिए कुछ भी प्रस्तावित नहीं किया गया। पड़ोसी राज्य बिहार को कई परियोजनाएं दी गई, लेकिन झारखंड और उसके लोगों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि वह इस बात से निराश हैं कि अरबपतियों के लिए कर्ज माफी समाप्त करने और बचाई गई रकम को मध्यम वर्ग और किसानों पर खर्च करने के उनके सुझाव को केंद्रीय बजट 2025-26 में पूरा नहीं किया गया। केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सरकारी खजाने का एक बड़ा हिस्सा इन कर्ज माफी पर खर्च किया जाता है। विपक्षी बीआरएस नेता के कविता ने शनिवार को आरोप लगाया कि तेलंगाना को केंद्रीय बजट में शून्य राशि मिली, जबकि राज्य से भाजपा और कांग्रेस के 8-8 सांसद हैं।
के कविता ने एक्स पर एक पोस्ट में पूछा कि क्या यह बजट है या बजट उपेक्षा। उन्होंने लिखा 8 भाजपा सांसद प्लस 8 कांग्रेस सांसद इज इक्वल टू तेलंगाना के लिए 0 रुपए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.